नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित किया और इस बीच राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच अपने भाषण को जारी रखते हुए कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। हो सकता है उनका इरादा ना हो, लेकिन उन्होंने किए। जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर चुके थे। तब दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जन जन की पीढ़ियों से बना देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं। हमने मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेत खत्म का नाम रख दिया है। देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं और आजाद भारत जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। देश विकसित भारत बने, ये हम। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो रहा है और अगले दिन से G20 की बैठकों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। समिट 3 दिन चलेगा और G20 की बैठकें लंबी चलेंगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी भी लखनऊ आएंगे। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रदेश के 4 कमिश्नरेट में प्रस्तावित G20 आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने हैं। निवेशकों ने यूपी में होटल, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क, अस्पताल और निर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए MOU साइन किए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ के आलौट में किसानों को खाद की अनुपलब्धता को लेकर कांग्रेस विधायक मनोज चावला को उच्च स्तरीय निर्देश पर झूठे प्रकरण में जेल पहुंचाने के बाद आत्महत्या करने वाले गोदाम प्रभारी का वीडियो जारी होने के बाद कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने मामले की CBI जांच की मांग की है। आलोट की घटना को लेकर दिवंगत गोदाम प्रभारी का जो आज वीडियो सामने आया है, उस आशंका को मैंने कल ही जाहिर किया था अपने ट्वीट के माध्यम से कि पुलिस ने बड़े चेहरों को छुपाने के लिए उनके सुसाइड नोट को गायब कर दिया है और वो बात आज साबित हो रही है। जिन नामों का आज जारी वीडियो में उल्लेख है, यदि वो सच है तो एक गंभीर घटना है। मध्य प्रदेश में इस तरह की घिनौनी परंपरा नहीं रही है कि मुखिया के निर्देश पर कलेक्टर, SP किसी अधिकारी पर दबाव डाले आलोट की घटना को लेकर।
अगली खबर जयपुर से है। जयपुर में 10 फरवरी को पेश होगा राजस्थान का बजट। गहलोत सरकार के कार्यक्रम का ये आखिरी बजट। करों में छूट मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल पर वैट दरें कम होने की भी उम्मीद है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गहलोत सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, जिसमें कहीं ना कहीं टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद इस वक्त जनता को लग रही है कि इस बार जो बजट होगा राजस्थान सरकार का, उसमें थोड़ी छूट उन्हें मिले। वहीं पेट्रोल और डीजल पर वैट दरें कम होने की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को राजस्थान का ये बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सूरजकुंड मेला स्थल स्थित होटल राजहंस पहुंचे। वहीं इस मेले में देश विदेश के कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। इस तरह के मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद और कला के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें 26,000 केसों का निष्पादन होने की संभावना है। दरअसल जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि कहलगांव में 2 नवछियों में 7 और भागलपुर में 17, जहां कुल 26 बेंच बनाया गया है, जिसमें बिजली बैंक सहित कई मामले का निपटारा किया जाएगा। वहीं प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी ने सभी लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर अपने अपने मामले को सुलझाने की अपील भी की है। 11/2/2023 को पहली लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसी के रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसके लिए हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है। हमारे यहाँ से 26 बेंच बने हैं, जिसमें भागलपुर में 17 बेंच है, कहलगांव में 2 और नवगछिया में 7 बेंच हैं। इसके अलावा सारे पक्षकार को नोटिस भी कर दिया गया है। इसमें से पोस्ट लिटिगेशन में 1800 नोटिस गए हैं और प्री लिटिगेशन केस में 26,000 नोटिस गए। देश निर्भर में आगे बढ़ते हैं। छातापुर प्रखंड के घिवहा पंचायत के वार्ड 1 चकला गांव स्थित मस्जिद मोहम्मदिया के पास आगामी 25 फरवरी को 2 दिवसीय जलसा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने मौलाना शामिल होंगे। जिसकी सफल आयोजन को लेकर मस्जिद में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल जलील साहब ने की। मौलाना अब्दुल जलील साहब ने बताया कि 25 फरवरी को शाम से जलसा का प्रारंभ होगा और 26 फरवरी की सुबह 11 बजे के साथ जलसा का समापन किया जाएगा। जलसा में कौम और मिल्लत के मौजूदा हालात और समाज में फैली हुई बुराइयों पर संबोधन होगा और समाज में अमन चैन के लिए दुआ मांगी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जदयू की विधान पार्षद राधाचरण साहा उर्फ सेठ जी, उनके पार्टनर ब्राटसन के एमडी डॉक्टर अशोक प्रसाद और उनके कई सहयोगियों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। आयकर टीम ने 1.25 करोड़ नकदी, 250 करोड़ के लेन देन के सबूत के साथ साथ 40 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट के कागजात बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि राधाचरण शाह आरजेडी में जाने का मन बना रहे थे, जिससे आरजेडी और मजबूत हो जाती, जिसको लेकर केंद्र में बैठे राजनेताओं ने इनके काले धन का उजागर करते हुए इनकम टैक्स छापा करवाया है। फिलहाल इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात का हमारे विशेष संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने जायजा लिया है। जदयू एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के अचल संपत्ति के जो इनकम टैक्स द्वारा जो छापामारी की जा रही है, आज तीसरा दिन है। मतलब इतनी कमाई की गई थी कि अब तक 3 दिन लग गया। इनकम टैक्स को भी अब तक खुलासा नहीं हो पा रहा है कितना मिला है। जितना आप सोच रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विपक्षियों द्वारा राधाचरण सेठ पर छापेमारी की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि जब ये आरजेडी में थे एमएलसी, तो 5 एमएलसी के साथ इन्होंने जदयू में 5 एमएलसीओं के साथ गए और जदयू से फिर से उन्होंने आरा बक्सर के एमएलसी के तौर पे जदयू के टिकट से ये एमएलसी बने। उसके बाद फिर जब इन्होंने देखा कि नीतीश कुमार जी का अब जनाधार कुछ नहीं रहा, तो सूत्रों की माने तो ये फिर से अपने
पुराने घर में जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक इन पे छापेमारी हो गई। इसलिए कि जिस दल में जाते हैं उस दल की तराजू बहुत भारी हो जाती है। मतलब देखा जाए आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई थी और फिर से यदि राधाचरण सेठ जैसे लोग यदि जाते तो शायद और ये बड़ी पार्टी आरजेडी को मानी जाती। इसलिए कि तन मन धन तीनों चीज वहां देखने को मिलता और धन कुबेत के नाम से जो जाने जाते हैं राधाचरण सेठ जी, तो इस चीज को लेकर भाजपा भी काफी नाराज चल रही थी। इसलिए कि भाजपा अब केंद्र में है, केंद्र की सरकार है। आपने ये देखा होगा कि भाजपा के कोई भी मंत्री, मंगल पांडे या सुशील मोदी जी हो बिहार के, लेकिन अब तक उनके घर रेड आईटी का नहीं पड़ता है। इनकम टैक्स का छापामारी भाजपा के बहुत कम मंत्री या सांसदों के घर पड़ता है। लेकिन जब वो केंद्र में जिसकी सरकार है, केंद्र में जब वो हैं, तो जाहिर सी चीज है कि वो आरजेडी के हो या जदयू के लोग हों, उनके साथ छापेमारी कर खुलासा किया जाता है। यही देखने को मिल रहा है तत्काल कि राधाचरण सेठ जी के जो अभी स्कूल जो है यहाँ पे हरखेन कुमार जैन ज्ञानस्थली उच्च विद्यालय है, तो दूसरी तरफ एक यहाँ पर मांगलिक उत्सव भवन भी है। ये सब अचल संपत्ति राधाचरण सेठ जी की ही है। लेकिन ये पॉलिटिक्स इतनी भारी पड़ेगी ये राधाचरण सेठ सोच भी नहीं सकते थे। इस मामले को लेकर जोरों से छापामारी अब तक तीसरे दिन तक चल रही है। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। वहीं प्रदेश के परिवहन और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा वल्लभगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तिगांव रोड पर बनाए जा रहे राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की इमारत का निरीक्षण किया, जिसकी इमारत 20 मार्च 2022 को यज्ञ हवन के साथ विधि विधान से आधारशिला रखी गई थी। इस बीच प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में वल्लभगढ़ में सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शहर में लोगों के साथ सुख दुख में भी शामिल हुए और कार्यालय पर भी लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देश विदेश का क्राफ्ट मेला दर्शकों को देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के टीमगढ़ से पीतल का क्राफ्ट लेकर आए हस्तशिल्पी की कला की सुख प्रशंसा हो रही है। इसकी स्टॉल पर विभिन्न पीतल की मूर्तियों और शोपीस के अलावा अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल लोगों को आकर्षित कर रहा है और वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई किलो वजन के इस मॉडल को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। इसी बीच कलाकार नीरज कुमार ने बताया कि वह पहली बार इसे मेले में राम मंदिर का मॉडल लेकर आए हैं और यदि कोई इससे बड़े राम मंदिर मॉडल की मांग करता है तो वे उनके ऑर्डर पर इसे बना भी देंगे। पीतल वर्क का सामान लेके आए हैं सर। पीतल की मूर्तियां वगैरह है, खेल खिलौने वगैरह भी है, एलिफेंट वगैरह भी है और 366 स्टॉल नंबर है मेरा। छत्तीसगढ़ गेट के सामने ही हमारा स्टॉल लगा हुआ है। अच्छा, तो बात करें काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ आप जो है ये पीतल क्राफ्ट में लेकर आए हैं। जी जी सर। शुरुआत से लेकर बात करें रेट की और हाईएस्ट क्या क्या रेट है? सर मेरे पास 600 रुपये से शुरुआत है और 1,50,000 रुपये तक का है। काफ़ी सुंदर लगी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है मूर्तियाँ तो बात करें आपने प्राइस पूछा यहाँ से, पर प्राइस में है थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब जो ठीक है थोड़ा सा कॉस्टली है। बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो मुश्किल है शायद मिलना भी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 59वां जन्मदिन है और 59 साल के शिंदे ने अपने जीवन में फर्श से अर्श तक का सफर देखा। बता दें कि शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक ठाणे में ही पढ़ाई की और बाद में ऑटो चलाने लगे। कुछ साल ऑटो चलाने के बाद वो शिवसेना से जुड़े और एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। जब पार्टी को काम पसंद आया तो शिंदे को साल 1957 में शिवसेना ने ठाणे नगर निगम चुनाव में पार्षद का टिकट दिया। चुनाव में उन्हें भारी मतों से जीत हासिल हुई। इसके बाद हर चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जन्मदिन के मौके पर मुंबई और थानेकरों को एक तोहफा मिला है। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने हाथों से थाने के कोपरी ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो थाने के कोपरी रोड ओवरब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
वहीं अधिकारियों ने कहा कि थाने कोपरी आरओबी के खुलने से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात की भीड़ कम हो जाएगी और पैदल चलने वाले लोगों को राजमार्ग पार करने में सुविधा होगी। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक कम करने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन सीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोपरी आरओबी का चौड़ा करने का काम किया था। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पत्रकार शशिकांत वारिशे को एक कार ने टक्कर मार दी थी। मंगलवार को उनकी मौत हो गई। इस मामले में रत्नागिरी पुलिस ने आरोपी पंडरीनाथ अंबेडकर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अंबेडकर उसके खिलाफ खबर लिखे जाने से नाराज था, जिसके चलते उसने पत्रकार की हत्या कर दी। दरअसल शशिकांत वारिशे ने घटना वाले दिन ही आरोपी अंबेडकर के खिलाफ एक खबर लिखी थी, जिसमें पीएम मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ अंबेडकर की फोटो थी। खबर में वारिशे ने लिखा था कि किसान जिस रिफाइनरी के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, उसमें शामिल एक क्रिमिनल ने पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम के साथ अपना बैनर लगाया। इस खबर के लिखने के कुछ घंटों बाद ही वारिशे का एक्सीडेंट हो गया। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान मुंबई से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही दाऊदी बोहरा समुदाय के एक परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के 20 दिन पहले ही मुंबई आए थे। तब उन्होंने 38,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। तब उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार लाने का आह्वान किया था। उनका आशय था कि केंद्र और राज्य में तो बीजेपी सरकारें हैं ही, इस बीच मुंबई महानगर पालिका का बजट भी आ चुका है, जिसने पहली बार 50,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब पंजाब की, जहां होशियारपुर पुलिस ने भगत नगर में एक घर पर छापा मारा, जहां से 510 ग्राम नशीला पदार्थ और 8,10,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई है। वहीं एसएसपी सरताज सिंह चाहल ने बताया कि ड्रग मनी मामले में राजेश कुमार नामक व्यक्ति का बेटा चमन लाल और उसकी पत्नी आशा रानी गिरफ्तार की गई है। ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਗੋਬਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਿੰਦਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ 45, 46 ਤੇ 47 ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ, 379 ਬੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू में 76 बटालियन सीआरपीएफ ने 23वां राष्ट्रीय कथा शिविर यात्रा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान तारिक हुसैन खान कमांडेंट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही रेंज जम्मू सीआरपीएफ की विभिन्न बटालियन के अधिकारी और जवानों के साथ श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट ने आयोजन में शिरकत की। वॉर कैंप सतवारी जम्मू के 100 बच्चों और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कमल सिसोदिया द्वितीय कमान अधिकारी के स्वागत भाषण से हुई। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि तारिक हुसैन खान कमांडेंट बटालियन में बच्चों की यात्रा की मंगल शुभकामनाओं के साथ 23वें राष्ट्रीय कथा शिव राजकोट गुजरात में शामिल होने वाले बच्चों की बसों को हरी झंडी दिखाकर जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया।
बात करेंगे अब बिहार की, जहां वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण उन्होंने किया और मुख्यमंत्री ने अचानक वैशाली पहुंचने से वहां पर अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि मुख्यमंत्री के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निरीक्षण करने की जानकारी दोपहर तक अधिकारियों को भी नहीं थी। लेकिन लगभग 1 बजे तक अचानक सीएम के आने की सूचना मिली। सीएम के आने से पहले ही डीएम एसपी वैशाली पहुंच गए, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी 3 बजे के बाद वैशाली पहुंचे, जहां सीएम नीतीश अभिषेक पुष्पकर्णी झील के पास 72 एकड़ में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य धीमा होने के कारण सीएम ने संबंधित एजेंसी को फटकार लगाई और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं सीतामढ़ी के महुआ गाछी के मोहनी चौक पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की प्रतिमा फिर से लगाने का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह प्रतिमा पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री बिहार सरकार सीताराम यादव ने अपने निजी कोष से लगाई जा रही है। साथ ही इसका सौंदर्यीकरण विधायक मध्य के 5 लाख की लागत से होगा। बता दें, सीताराम यादव ने अपनी मौजूदगी में यह काम शुरू करवाया। दरअसल 3 साल कबल शरारती व्यक्ति ने यहां पर स्थापित गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया था और बापू की प्रतिमा के नीचे जमीन पर फेंक दिया था, जिसके बाद लगातार स्थानीय लोग बापू की प्रतिमा लगवाने को लेकर स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रहे थे। लेकिन 3 साल के लंबे अरसे के बाद फिर से यहां बापू की प्रतिमा लगेगी। ये तो सीताराम बाबू पूर्व मंत्री साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जो हम लोग अथक प्रयास कर रहे थे और वर्षों बाद बना है, इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है। हम लोग मिल करके इस काम को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में सीताराम बाबू को बहुत बड़ा योगदान है। सीताराम बाबू को भी मतलब बहुत तहे दिल से धन्यवाद। काफी दिनों के बाद इस काम को अथक प्रयास के साथ हम लोग मतलब लाने का काम किया है और करवाने का काम कर रहे हैं। औरंगाबाद में जिले के गोह और बंदिया थाना क्षेत्र के कई गांव माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर सांसद सुशील कुमार सिंह और गोह के पूर्व विधायक रणविजय कुमार की हत्या करने की धमकी दी है। पोस्टर गोह थाना क्षेत्र के पैमा और डिहुरी गांव में चिपकाया गया और बंदिया थाना क्षेत्र के महरी और जेतिया गांव में चिपकाए गए हैं। पोस्टर की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि इस पोस्टर में लिखा है कि सांसद सुशील कुमार सिंह जब अपने क्षेत्र में नहर नहीं लाएंगे तब तक क्षेत्र में घूमने पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आपको प्रतिबंधित करती है। यदि आप आदेश नहीं मानेंगे तो माओवादी का विरोध झेलना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार के खगड़िया के जिस सीईओ प्रशांत कुमार का निधन हो गया है। ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र के अस्पताल में आखिरी सांस ली। जेसीओ प्रशांत कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बुद्धनगर भरतखंड पहुंचा। वहीं शव पहुंचते ही परिजनों और स्थानीय लोगों की आंखें नम थीं। आपको बता दें, खगड़िया के लाल जेसीओ प्रशांत कुमार की अंतिम यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पूरे मार्ग में शहीद जेसीओ प्रशांत कुमार अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रशांत तुम्हारा नाम रहेगा और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वहीं स्वजनों से अंतिम दर्शन करा। दुधेला गंगा घाट तट पर सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोजपुर की, जहां पिछले 2 दिनों से आईटी अधिकारी डेरा डाल करके नेता से लेकर डॉक्टरों के कई ठिकानों पर रेड कर अवैध संपत्तियों का खाका खंगालने में लगी है। 2 बार से एमएलसी पद पर विराजमान राधा चरण सेठ के नोटों की गिनती के लिए जहां मशीन मंगानी पड़ी, तो वहीं शहर के जाने माने 2 डॉक्टरों पर भी आईटी के लोगों की नजर पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार कौशल्य अस्पताल के डॉक्टर दंपत्ति को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। तो आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में बड़ी चौपाल पर सांस्कृतिक संध्या पंजाबी रॉकस्टार और युवाओं के दिलों की धड़कन मिका सिंह के गीतों के नाम रहे। पॉप गायक, रैपर और लोकप्रिय पंजाबी गायक मिका सिंह ने एक के बाद एक धमाकेदार प्रस्तुति देकर अपने देसी विदेशी महिला मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि सूरजकुंड में लगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में आने वाले पर्यटक हस्तशिल्प कलाओं की प्रदर्शनी देख लोगों ने खूब मस्ती की।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।